हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी और पिछले वीडियोस आप देख के आए होंगे। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, ले सते लिए का नियम, जिससे निकल के आते हैं विलेयता के कुछ पद, या आप ये कह सकते हैं कि विलेयता क्या होती है। ठीक है, अब विलेयता क्या होती है, कुछ प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं कि गैस की द्रव्य में विलेयता का नियम किसने दिया। ठीक है, तो उदाहरण आएगा क्या हमारा, हेनरी। ठीक है, और जब बात आएगी कि ठोस की द्रव्य में विलेयता का नियम किसने दिया, या क्या ऐसा गुण है जिसने बताया कि द्रव्य जो है यानी कि ठोस जो है द्रव्य में कैसे मिलेगा, तो इसका आंसर आएगा ले साते लिए। ठीक है, याद रहेगा क्योंकि सभी लोग शायद राउल्ट के नियम को देखते हैं, बट राउल्ट ने जो नियम दिया है वो वाष्प दाब के लिए दिया है। ठीक है, जब विलयन तैयार हो जाएगा तो उसका वाष्प दाब कैसे होगा, किस प्रकार से विलयन दाब लगाएगा प्रॉपरली द्रव्य की सतह पर, वो नियम दिया है राउल्ट ने। तो बैक टू द पॉइंट, हम पढ़ते हैं विलेयता। और जब द्रव्य की द्रव्य में विलेयता की बात आएगी तो उसको लेके कोई आप नियम नहीं कह सकते। जितनी मात्रा में आप विलायक में विलय मिलाएंगे, ये समझ लीजिए कि विलयन उतना ज्यादा गाढ़ा होते चला जाएगा। ठीक है, अब द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्य की डेंसिटी पर निर्भर करता है कि विलयन कितना ज्यादा लिक्विड फॉर्म पे होगा या कितना ज्यादा गाढ़ा होगा, मतलब कितना तरल होगा और कितना गाढ़ा होगा। अब मान लीजिए हमें जो आज पढ़ना है, हमें जो बात करना है आज विलेयता में ठोसों की द्रव्य में विलेयता, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में एक कंटेनर है, जैसे कि हमने एक ये कंटेनर बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। सबसे पहले बात करते हैं विलेयता पे कि इस विलयन में, इस सॉरी इस विलायक में आप जितना विलय घोलते जाएंगे, जितना विलय मिलाते जाएंगे, तो उससे जो होगा उसकी विलेयता बढ़ते जाएगी। ये कहने का मतलब ये है कि विलायक में उपस्थित विलय की संख्या या विलय के कण ही है जो निर्धारित करेंगे कि उस विलयन की विलेयता कितनी होगी। ठीक है, विलयन में उपस्थित विलय के कण ही विलयन की विलेयता कहलाती है, या आप जिसे सांद्रता भी कह सकते हैं। नाउ अब समझते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। सबसे पहले संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। आज प्रॉपरली इमेजिनेशन के साथ दिमाग में आपको बैठ जाएगा कि ये होता क्या है, और हम कुछ ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करेंगे जो कि आप अपने दैनिक जीवन में होते हुए देखते हुए, स्पेशली जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, अभी गर्मी चल रही है, अभी होगी, और कुछ चीज गर्मी के बाद भी होती है। नाउ स्टार्ट टू जो वेलता वाले नियम है, ये आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली गेस्ट को देख के ही दिए गए हों, या फिर ये नियम को आप समझने के लिए गेस्ट का वाला उदाहरण याद रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें शरबत बनाना है। ठीक है, अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको शरबत बनाना है, तो आप क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे, उसमें कुछ मात्रा में शक्कर डालेंगे। मान लीजिए आपने एक गिलास पानी यानी कि 250 ml पानी लिया और उसमें 10 ग्राम आपकी क्या मिला दी, शुगर। क्या मिलाया आपने, शुगर। अब यहां पर ध्यान से देखो, आपका जो विलायक है वो कैसा है बेटा, द्रव्य, द्रव्य लिख रहे हैं हम, ये हो गया द्रव्य। जबकि आपका विलय, जो आपका विलय है वह कैसा है, वह है ठोस। आपका विलय जो है वो कैसा है, ठोस। तो आप सभी को पता है यदि एक गिलास पानी है तो उसमें 2 से 3 चम्मच शक्कर, जो कि जिसकी क्वांटिटी मैं ये बोल सकता हूं कि 10 ग्राम भी मैंने ज्यादा लिख दिया, हो सकता है इससे भी कम हो, बड़ी आसानी से घुल जाएगी। अब आप लोग ये सोचो, अब आप लोगों को ये इमेजिन करना है, क्या आप उस शक्कर में, या फिर आप शक्कर नहीं बोल सकते, जो आपने विलियन बनाया था, आप अभी दो विलायक नहीं रहा, ये पूरा विलियन बन चुका, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो चुकी है, इसमें शक्कर के छोटे छोटे क्रिस्टल ऐड हो चुके हैं ना। अब ये जो है ये पूरी तरह से मीठा हो चुका है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि शक्कर इसमें घुल चुकी है। यदि हम डॉट डॉट बनाएंगे इसका मतलब क्या है, घुल चुकी है, और यदि हम गोल गोल बनाएंगे इसका मतलब घुली नहीं है। तो हम उसे अलग से
समझेंगे, क्योंकि ये भी एक नया विचित्र फिनोमिना है। यदि मैं डॉट डॉट बनाऊंगा तो घुला हुआ माना जाएगा। मान लीजिए इसमें ये इस विलियन में शक्कर घुल चुकी है, तो मैं कह सकता हूं इस विलियन में विलय जो है क्या है, शक्कर है। अब इतनी सी मात्रा शक्कर की मिली है, तो आप इसे बोल सकते हैं तनु विलयन। आप इसे क्या बोल सकते हैं, तनु विलयन। करेक्ट है। धीरे धीरे हम आगे चीजें बढ़ रहे हैं। क्यों तनु विलयन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत विलय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम है। ठीक। अब मुझे आप लोग एक चीज और ये बताओगे, क्या इस 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 द्रव्य में या इस विलयन में मैं विलय की और अधिक मात्रा घोल सकता हूं? क्या मैं इस विलयन में शक्कर की और अधिक मात्रा घोल सकता हूं? जी हाँ। मैं इस जो 1 गिलास पानी मैंने लिया था उसमें थोड़ी सी शक्कर डाली थी, उसके अलावा मैं और शक्कर ऐड कर सकता हूं। ठीक है। तो इसमें विलय की और अधिक मात्रा घुली जा सकती है। तो विलय की और अधिक मात्रा किसमें घुली जा सकती है? तो वही विलयन होता है आपका असंतृप्त विलयन। क्या कहते हैं उसे? असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप एवं दाब पर विलय की और अधिक मात्रा घुली जा सकती है, वही होता है संतृप्त विलयन। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे एक और आप ये कह सकते हैं कि इसमें विलय और विलायक की जो विलयता है वो और अधिक हो सकती है। तो इसको लेके एक और जो शब्द है वो लिखा जा सकता है, बेसिकली किताबी भाषा का शब्द है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि विलयता, यानी कि इस विलयन में विलयता गुणनफल। ठीक है। विलयता गुणनफल अधिक होगा किससे? आपके विलायक और विलय की सांद्रता से। ठीक है। ये जो है सांद्रता में परिवर्तन का निशान। तो ये जो लागू होता है ये इस वाले विलयन के लिए लागू होता है। ठीक है। कैसा है? विलयता गुणनफल ज्यादा है, इसमें हम इस विलयन में हम विलय को और अधिक मात्रा में घोल सकते हैं। पर अब ध्यान रहे, अब क्या होगा, अब आप इतना नोट कर लीजिए। जो मैंने परिभाषा आपको बोली थी संतृप्त विलयन की, असंतृप्त विलयन की सॉरी, कि निश्चित ताप और दाब पर जिस विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, या विलायक विलायक में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, में तो संतृप्त होता है। जिसमें घुली जा सकती है, रिपीट करते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि असंतृप्त विलयन एक प्रकार के तनु विलयन हो सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, हो सकते हैं। और इसका यदि विलयता गुणनफल देखें तो हमेशा क्या होगा, विलयता गुणनफल ज्यादा होगा, क्योंकि हम विलय की मात्रा और अधिक मात्रा में घोल सकते हैं। तो विलयता अधिक होती है ए अब विलायक और विलय से। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, जो कि हमारा आता है संतृप्त विलयन। क्या? अब हम इसे पढ़ेंगे संतृप्त विलयन। अब फिर से इमेजिनरी थॉट्स। 1 गिलास पानी है, ठीक है। अब आप उसमें क्या करो, 1 गिलास पानी है मतलब 250 ml पानी है, उस 250 ml पानी में 250 ग्राम, मतलब जितना आपने पानी लिया था उतनी ही आपने शक्कर मिला दी। क्या आप इसे घोल सकते हैं? सोचो, क्या आप इसे घोल सकते हैं? हाँ, कुछ मात्रा में शक्कर के अणु जो है, शक्कर के जो कण हैं, वो पानी के साथ घुलने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? घुलने लगेंगे। पर कुछ कण उसी के साथ साथ उस विलयन से अलग भी होते रहेंगे। ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैंने, बहुत ध्यान से सुनना। आप ये प्रैक्टिकल अभी वीडियो के साथ साथ भी कर सकते हो, कि आपको जितना आप पानी ले रहे हो उतनी ही आप शक्कर लोगे, तो कुछ मात्रा में क्या होगा, शक्कर के जो अणु है, शक्कर के जो कण है, वो पानी में घुलते रहेंगे। पर कुछ अणु उसी समय एट अ टाइम उस विलयन में अलग भी होते रहेंगे। ठीक है। तो जो आप घोलने की प्रक्रिया बोल रहे थे, जब आप घोल रहे थे, तो उसे मैं पहले भी बता चुका हूं, उसे बोला जाता है विलीनीकरण। ठीक है। और जिस टाइम पे आपने शक्कर इस पे ऐड करा, आपने शक्कर इस पे ऐड करा, ये आपके शक्कर के दाने हैं, और ये वो शक्कर है
जो पानी में घुल चुकी है। ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, तो जो घोला आपने वो हो गया विलीनीकरण। और ये जो अलग हो रहे हैं एट ए टाइम, जो अलग हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण। ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको और आगे जाना है जिसमें हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे। अभी तो हम शरबत बना रहे हैं, शरबत से हमें आगे कोल्ड ड्रिंक बनानी है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस ऐड करनी ताकि वो फिज आए, वो फ्लेवर आए। ठीक है, कोई भी क्या बोलते हैं, लेक्चर से आगे बढ़ के नहीं जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने क्या करा, अब ये अलग होने लगी। ठीक है, क्या करने लगा, अलग होने लगा। तो जब ये अलग होने लगा, मतलब अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम इसमें विलय की और अधिक मात्रा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो रहा है, हम जब हम और अधिक मात्रा में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शक्कर के जो अणु हैं वो क्रिस्टल के रूप में बाहर होते चले जा रहे हैं। तो यहां पर ये फिनोमिना निकल के आया कि ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा निश्चित ताप या दाब पर और अधिक मात्रा में नहीं घोली जा सकती। आप घोलने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, वह कण के रूप में अलग हो जाएगी। तो यही अवस्था को कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोला जाता है इसे, संतृप्त विलयन। बोलो समझ में आया, आई होप सो आ गया होगा। इसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। यहां तक क्लियर। अब मैं ये बोल सकता हूं कि जो संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन जो है, क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि यह इसमें जो विलय पदार्थ की मात्रा होगी बहुत अधिक होगी, तो यह एक तरह का सांद्र विलयन भी हो सकता है ना, क्योंकि सांद्र विलयन है, बहुत ज्यादा गाढ़ा विलयन है, आप उसमें विलय की मात्रा और ऐड करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वह क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाए। नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन कि हमारे पास में 250 ml ही पानी है। ठीक है, और आपने इसमें और अधिक मात्रा में 250 ग्राम आपने शक्कर घोलने की कोशिश करी थी, कुछ ही मात्रा में घोला, कुछ बाद में घोलना बंद हो गया, तो वो संतृप्त वाली स्टेज हो गई थी। जो क्रिस्टल फटे थे, अलग हुए थे, विलय घुलना बंद हो चुका था, तो वो संतृप्त वाली स्थिति पे पहुंच चुका था। वो एक रेखा थी, इमेजिनरी लाइन थी कि वहां तक आके मिलना बंद हो गया। पर फिर भी आपने क्या किया, जैसे तैसे करके घोला घाली करके, मतलब फिक्स करके उसे घोल ही दिया, तो वो संतृप्त की स्थिति से अति संतृप्त वाली लाइन को पार कर जाएगा। ठीक है, अति संतृप्त वाली स्थिति पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं घुल रहा था फिर भी आपने घोल दिया, नहीं घुल रहा था फिर भी आपने घोल दिया, तो वह क्या होता है, अति संतृप्त विलयन। यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि विलयता गुणनफल बराबर होगा ए अभिकारक और बी अभिकारक के। ठीक है, ए अभिकारक यानी कि विलय की सांद्रता और विलायक की सांद्रता। आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, विलयता गुणनफल बराबर होगा विलय, ये आपका हो गया विलय की सांद्रता और विलायक की सांद्रता और विलय की सांद्रता। विलयता गुणनफल यहां लिख लीजिएगा, विलयता गुणनफल बराबर होता है अभिकारक ए की सांद्रता गुणित अभिकारक बी की सांद्रता के बराबर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इस वाली स्थिति में क्या होगा, विलयता गुणनफल से, विलयता गुणनफल से भी अधिक आपने किसकी सांद्रता कर दिया, आपने ए और बी की सांद्रता को कर दिया। देखो एक एक की परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से जितना आपको नोट्स बनाने और प्रॉपरली ऐसे चित्र भी बनाने कि ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप और दाब पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, वह होता है हमारा संतृप्त विलयन। इसके लिए विलयता गुणनफल बराबर होगा अभिकारक ए की सांद्रता और अभिकारक बी की सांद्रता के। यहां पर जब असंतृप्त विलयन की बात आए, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और अधिक मात्रा निश्चित ताप और दाब पर और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है, वह होता है असंतृप्त विलयन। अब ये वाला अति संतृप्त वह, तो ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलय की मात्रा और अधिक मात्रा में उपस्थित हो, तो वह होता है हमारा कौन सा विलयन,
वह होता है हमारा अति संतृप्त विलयन, मतलब बहुत ही ज्यादा गाढ़ा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, जो कि अभी आपको दिखना प्रारंभ हो चुकी होगी। ठीक है, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक, पर ध्यान रहे अब क्या होगा, एक नियम निकल के आया कि अब हमें मिठाई बनाना घर के लिए। ठीक है, ध्यान से देना, मम्मी हमारी यही करती है कि जब उन्हें चाशनी बनानी होती है, ठीक है, यहां पर तो बड़ी आसानी से घुल गया, पर जब ये जो क्रिस्टल वाले अणु हैं, ये जो क्रिस्टल वाले अणु हैं, इन्हें घोलने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारा पदार्थ जो है विलायक द्रव्य है और दूसरा जो विलय है वो ठोस है। तो जैसे ही आप इसमें ताप देंगे, क्या लगाएंगे, ताप, जैसे जैसे आप इसमें ताप देते रहेंगे, जैसे जैसे आप इस विलयन में हीट ऐड करते रहेंगे, ये जो शक्कर है ना, इसकी विलयता इस विलयन में बढ़ते चले जाएगी। प्रूवन है, ले सतेलिए का नियम है पूरा प्रॉपरली, कि जैसे जैसे आप इसमें ताप देते जाएंगे यह घुलते चला जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप इसका ताप फिर से कम करते जाएंगे, इसमें विलयता कम होते चली जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस फिनोमिना के लिए आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल्टा विलियन, मतलब विलियन में परिवर्तन बराबर होगा हीट, और यहां पर क्या कम होगा, विलय के कण कम होंगे। तो यहां पर विलय के कण कैसे कर दिया आपने, 0। और मान लीजिए इस अवस्था को आप क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया में हमें क्या लग रही है, हमें लग रही है ऊष्मा। क्या लग रही है, ऊष्मा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होगी। ठीक है, जैसे आपने इसमें ऊष्मा देने की बात करी, तो यह विलयन में विलय के कण कैसे होने लगे, धीरे धीरे करके घुलने लगे। ठीक है, इसके विपरीत यदि हम इससे ऊष्मा निकालते जाएं तो क्या होगा, इसमें विलयता जो है वह कम होते चली जाएगी। ठीक है, ये कहा था ले सतेलिए ने, यहां पर हमने ताप वाला प्रभाव ऐड कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए यही विलयन है, मैं ताप ना लगाऊं। ठीक है, सिमिलर, अब ध्यान से सुनना, क्रिस्टली वाला विलयन है, हमने नहीं घोला। अब इसी विलयन पे दोनों चीज हम मिटा देते हैं, मिटाने का कहां चला गया। ठीक है, चलो, अब मान लीजिए सारे भूल जाओ, संतृप्त की बात चल रही है। अब मान लो क्या हो कि हमारा विलयन ठोस ही है, हमारा विलयन ठोस ही है, और हमें इस विलयन में हमें फिर से ठोस ही पदार्थ को घोलना है। पर ध्यान रहे हम ताप नहीं दे सकते, हम ताप नहीं दे सकते। तो क्या ताप के माध्यम से, यानी कि दाब के माध्यम से, हम ठोस को इसमें घोल सकते हैं। सोचो, क्या हम पानी वाले कंटेनर, यदि किसी पानी वाले विलयन में शक्कर की और अधिक मात्रा को दाब लगाकर उसको कंप्रेस करके घोल सकते हैं क्या, नहीं घोल सकते। ठीक है, क्योंकि ठोस और द्रव्य संपीड़ित नहीं होते। संपीड़ित इज अ वेरी इन द नेम ऑफ कंप्रेस। ठीक है, तो कंप्रेस करके आप, दाब लगा के आप ठोस को द्रव्य में नहीं घोल सकते। तो किसे घोल सकते हो, आप घोल सकते हो गैस को। ठीक है, आप किसे घोल सकते हो, आप इस विलयन में दाब लगा के गैस को घोल सकते हो। ठीक है, मैं स्विच कर रहा हूं अब हेनरी के नियम पे, ठीक है, दाब लगा के आप विलयन में सिर्फ गैस को ऐड कर सकते हो, और इसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक है हेनरी। इसी कारण से आपको इस चैप्टर में एक नियम और पढ़ना है, जिसे कि बोला जाता है हेनरी का नियम। इसे ही क्या बोलते हैं हम, हेनरी का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरी का नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के प्रश्न कुछ भी इससे बन सकता है। जो पहले हमने बताया वो पिछला वाला जो विलेयता के आधार पर हमने विलयन का वर्गीकरण किया था। कुछ बच्चों को डाउट्स रहा होगा कि कैसे विलयन बनते हैं, विलेयता क्या होता है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। एक फिनोमिना, एक जो माहौल क्रिएट करना था मुझे विलेयता के नियम को समझाने के लिए, इस वजह से इतनी सारी चीजें
हुई थी। नाउ वी हैव टू स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेनरी का नियम। तो स्टार्ट करें हेनरी का नियम। ठोस की द्रव्य में विलेयता के लिए अभी आपने नियम देख लिए, क्या प्रभाव होता है, कैसे क्या होते हैं। अब हमें एक विलयन, एक विलायक है, उसमें हमें ऐड करना है क्या, गैस। अब हमें क्या करना है, गैस ऐड करना है। इसके लिए मैं हेडिंग डालूंगा क्या, इसके लिए हमारी हेडिंग रहेगी गैसों की, द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य अन्य पदार्थ होता है, द्रव्य में विलयता का नियम। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है हेनरी का नियम। ध्यान से देखना, जो ऊपर वाली लाइन ना, इससे सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है, हेनरी का नियम। क्या है हेनरी का नियम, ठीक है। आप सभी ने दैनिक जीवन में कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, बिल्कुल ही तरह तरह की मार्केट में आती है आजकल। तो उन्हीं कोल्ड ड्रिंक में जो फिज होता है, जो फिज लाने, जो एक तेज झंझनाट से आपको पीने के बाद में महसूस होती है, वह किसकी होती है, वह गैस की कणों की होती है। किसके गैस की कणों की होती है, CO2 की होती है, ठीक है। सभी बच्चों को पता है, 10वीं से ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो उस गैस को उस द्रव्य में कैसे घोला गया होगा, उसको घोलने के लिए कौन से नियमों का पालन किया गया होगा, तो ये सब चीजें निकल के आई। और ये सब चीजें किसने बताया, तो वो बताने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी। उन्होंने ये बताया कि द्रव्य में यदि गैस को मिलाना हो तो कितना दाब लगाना होगा, कैसे लगाना होगा, ये सब सारी चीजें इसी नियम के अंतर्गत आती है। मान लीजिए हमारे पास में, अब ध्यान से सुनना बेटा सब कुछ, हमारे पास में एक विलायक है, द्रव्य, ठीक है, ये हमारा विलायक है क्या, द्रव्य। अब इसमें यदि हमें गैस ऐड करनी है, ठीक है, तो ताप देके तो गैस ऐड नहीं करी जा सकती है ना। हम गर्म करेंगे इस विलयन को और फिर गैस ऐड करने की कोशिश करें तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि गैस के अणु ताप देने पर फैलते हैं, ठीक है, उड़ते हैं। और यदि, अब एक ऑप्शन तो हमारा हट गया, तो ताप वाला जो हो गया वो ठोस के लिए हो गया। तो गैस के लिए ये नियम निकल के आया कि जब हम इसे बंद कर दें, हम इस विलयन को बंद कर दें और इसमें गैस ऐड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर दाब लगाना होगा। तो दाब आप दो तरीके से लगा सकते हो, या तो आप पहले इस कंटेनर को बंद करो पूरी तरह से, और इसमें कहीं से एक माध्यम बना दो गैस को ऐड होने का, और इसमें कंप्रेस, बिल्कुल ऑलरेडी कंप्रेस वाली गैस ऐड कर दो, जो कि हम कोल्ड ड्रिंक पे देखते हैं। या फिर दूसरा माध्यम ये है कि आप सीधे सीधे क्या करो, इस विलियन पर, इस विलियन पर, इस विलियन पर दाब लगा दो, ठीक है। यहां पर ये आपको जो दिख रहे हैं ब्लैक डॉट डॉट, ये जो है आपके गैस के कण हैं, गैस के अणु हैं, ठीक है। ये आपको जो दिख रहे हैं ये गैस के अणु हैं। और ये जो आपने ऊपर देखा ये क्या है, ये पिस्टन है, ये जो है हमारा पिस्टन है। ये आपका जो रेड कलर से दिख रहा है, आपको जो रेड कलर से दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला जो है ये आपका द्रव्य है। ब्लैक कलर से जो दिख रहा है वो आपका गैस है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं, मुझे क्या करना है, इस द्रव्य में इस गैस को ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे ही कंटेनर में, देखो यार यदि बीकर थोड़ा बहुत टेढ़ा टेढ़ा बने तो तुम लोग अच्छे से बनाना, वैसे ये आता नहीं, तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। तो ये रहा आपका क्या, विलियन, ठीक। और इस विलियन में द्रव्य है विलायक और गैस है विलय।
तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, जो पिस्टन था ना आपका, उस पिस्टन को दबा दिया। ये देखो, आपने उस पिस्टन को दबा दिया। जब आपने पिस्टन को दबाया तो यहां पर गैस के अणु कैसे थे, दूर दूर, और जैसे ही आपने दाब लगाया तो ये जो गैस के अणु है ये सिकुड़ कर कहां पहुंच गए, द्रव्य के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये नियम निकल के आया, यहां पर ये नियम निकल के आया कि आप जितना दाब लगाओगे, ठीक है, मान लीजिए आपने दाब सिर्फ इतना लगाया तो कुछ ही कण द्रव्य के अंदर पहुंच पाएंगे। आपने दाब ज्यादा लगाया तो हो सकता है थोड़े और गैस के कण नीचे हो जाए। आप जितना दाब लगाओगे, आप जितना दाब लगाओगे उतनी ही गैस की विलयता द्रव्य में बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, और यही हेनरी का नियम है कि जितनी अधिक मात्रा में या जितना आप दाब लगाएंगे उतना ही विलयता बढ़ती जाएगी, यानी कि दाब समानुपाती होगा विलयता यानी कि मोलरता के। मोलरता शब्द कहां से आया, हमारे पास में एक शुद्ध विलायक था, उसमें हमने किसके मोल ऐड कर दिए, हमने मोल ऐड कर दिए गैस के। ठीक है, और जो हमारा विलियन था, विलियन को काय में नापा जाता है, सॉरी विलायक को यहाँ पर काय में नापा जाता है, आयतन में, क्योंकि हमारा विलियन जो है हमने ml में लिया हुआ। ठीक है, शुद्ध विलायक की जब बात होगी तो आगे वालों में हम मोलरता सॉरी मोललता पद का प्रयोग करेंगे, पर यहाँ पर जो है वो मोलरता शब्द का प्रयोग होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा काफी देर से मैं पढ़ा रहा था, अभी थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है। ठीक है, यहां तक आपको नोट करना है कि आप जितनी मात्रा में दाब लगाएंगे, दाब को कैसे दर्शाते हैं, पी से, तो वह समानुपाती होगा किसके, वह समानुपाती होगा विलयता या फिर सांद्रता के। विलयता को आप सॉल्युबिलिटी बोलते हैं तो वह पी समानुपाती एस भी हो सकता है। सभी जगह अलग अलग बुक में अलग अलग पद का प्रयोग किया गया। पी समानुपाती हो सकता है सी के यानी कि सांद्रता के। अब सांद्रता किसकी, तो विलियन के अंदर उपस्थित विलय के कणों की। सांद्रता मतलब डेंसिटी बढ़ते चली जाएगी विलियन में किसकी, विलय की। ठीक है, एक और आप इसको इसे भी लिख सकते हैं कि P समानुपाती होगा M के। इस प्रकार से तीन तरह से इसे लिखा जा सकता है। अब कुछ परिभाषाएं मुझे लिखनी है तो उसके लिए मैं इसे मिटा रहा हूं, और आप जब ये लिखेंगे तो आपको समझाने के लिए था। अब कुछ थ्योरी लिख लेते हैं हेनरी के नियम की। पहले भी मैं थ्योरी बता चुका हूं आपको संतृप्त असंतृप्त विलयन की, जिसने नहीं देखा है वो शायद पहला या दूसरा लेक्चर देख सकता है संतृप्त असंतृप्त विलयन की परिभाषा देखने के लिए, या फिर इसी लेक्चर में मैंने 3-4 बार रिपीट कर चुका। तो अब आपको लिखना है हेनरी का नियम। हम हेनरी के नियम को मैंने समझा दिया, अब आपको नोट्स बनाने बेटा कि हेनरी का नियम यदि परीक्षा में आ गया तो आपको लिखना कैसे, हेनरी का नियम। सबसे पहले हेनरी का नियम होता क्या है वो हमें बताना है। यहां पर आप लिखेंगे स्थिर ताप पर, ताप को आपको स्थिर रखना है, स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। कैसे, अब इसे लिखते हैं कि आपने लगाया दाब और ये दाब समानुपाती होगी किसके, गैस के दाब के समानुपाती। किसी स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होगी, तो यह समानुपाती होगी एस के। अब आप गैस को जब दाब लगा रहे हैं तो गैस के कौन से कण, गैस का क्या कौन सा वाला हिस्सा, आप क्या कह सकते हैं उसे, जो विलयन के अंदर जा रहा है, तो क्या जा रहा है, विलय के मोल जा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि विलय के मोल अंश जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, दूसरे शब्दों में, दूसरे
शब्दों में, ठीक है। यहां पर आप इसके साइड पे ऐसा भी लिख सकते हैं, P समानुपाती होगा M के, ये भी करेक्ट है। कुछ जगह पर P समानुपाती होता है C के। तो हम इतना सब नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये दो पद लिखेंगे, ठीक है। P समानुपाती S और P समानुपाती M, बोथ आर सिमिलर, ठीक है। अब इसके आगे दूसरे शब्दों में हमें एक और परिभाषा लिखनी है, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं हम, ठीक है। किसी गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती समानुपाती होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे P समानुपाती होता है X के। X यहां पर क्या है, हमारा विलय है। X हमारा क्या है, विलय है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये समानुपाती का निशान हटाना है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे P बराबर होगा के एच एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें क्या है, किसे क्या बोलते हैं, तो मैं अब एक एक करके समझा देता हूं। तो यहां पर आप बराबर लिखेंगे, x बराबर होता है क्या, मोल अंश। मोल अंश विलय के होंगे, विलायक के नहीं होते। दूसरा आपका के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक। ये बाद में जाके हम इसी को राउल्ट के स्थिरांक में कन्वर्ट करेंगे, है हेनरी स्थिरांक। पी क्या है बेटा, पी जो है आपने जो दाब लगाया है वह है। ध्यान रहे पूर्ण वाष्प दाब नहीं लगता, पूर्ण दाब नहीं लगता, अभी वाष्प दाब निकलना चालू है, जैसे राउल्ट का नाम आता है वाष्प दाब चालू हो जाता है। तो यहां पर जो दाब है वह पी है, ठीक है। इस प्रकार से आप एक एक चीजों को लिख सकते हैं। जितनी अधिक मात्रा में आप उस द्रव्य की जितनी अधिक मात्रा में आप दाब लगाओगे गैस पर, तो गैस क्या करेगी, द्रव्य की सतह पर भी दाब लगाएगी, और दाब लगाने के कारण क्या होंगे, गैस के अणु द्रव्य के अंदर घुसते चले जाएंगे, अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे। तो वो उससे क्या होगा, द्रव्य में गैस की विलयता बढ़ते चली जाएगी। इसी से यह नियम निकल कर आ गया। बताओ इतना अच्छा समझ में आया कि नहीं आया। अब कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वह है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हैं, और साथ ही स्टार्ट कर देंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब होता क्या है, उसके लिए क्या नियम होते हैं, ये सब सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी हमारे अगले लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं आपको जो इमेजिनरी डायग्राम मैंने आप मानसिक रूप से बनवाए थे वो बैठ गए होंगे। ये नोट्स रहा, ये 2-3 नंबर के लिए आएगा। इसके बाद में मैंने आपको एक डायग्राम भी बनाया था गैस वाला कि कैसे दाब लगता है, वो सारी चीजें समझाने के लिए। वह सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए सरल एकेडमी। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें मिस आउट कर दी है, क्योंकि वहां पर आपको क्विज, ऑब्जेक्टिव, क्विक चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें मिलते रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। साथ में कभी भी हम लाइव आके प्रकट हो जाते तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं हमसे, ठीक है। इतनी सारी चीजें होती है इंस्टाग्राम पर, तो नहीं किया है फॉलो तो कर लीजिए। बहुत ज्यादा ही कैजुअल पढ़ा है आज हमने, क्या है हर बार बहुत ऐसा स्ट्रेस लेके पढ़ाता हूं ना मैं, तो समझ में नहीं आती, कभी कभी ऐसा लगता है कंफ्यूजन हो जाता है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।